नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्लास के छात्रों के लिए मैथ का एग्जाम में लड़ने वाला वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। अगर आप लोग इस बार 2025 में मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लीजिए, एकदम रट जाइए, क्योंकि यही सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस बार के बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इस वीडियो में इसे बता देते हैं और आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, पहला नंबर आपका क्वेश्चन है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होगा। तो दोस्तों ये कहीं से नहीं बनता है बल्कि फार्मूला से बनता है। आप लोग को एक फार्मूला याद होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। आपको फार्मूला शायद याद होगा। तो अगर हम यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा और बराबर में 1 है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में 1 हो जाएगा। अब बराबर में माइनस में कॉट स्क्वायर है तो इसको बराबर को उधर भेजेंगे तो प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। मतलब ये कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर में कॉट स्क्वायर थीटा होगा, यानी कि आंसर आपका बी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हो सकता है दोस्तों कहीं कॉट स्क्वायर बराबर पूछ दे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बता देना आप लोग, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आता है कॉस ए गुणे टैन ए। तो देखिए ये हमारा कॉस ए हो जाएगा और गुणा टैन ए का दोस्तों फार्मूला होता है साइन ए और बाटा में आपका कॉस ए होता है। तो ऑलरेडी कॉस से कॉस कट जाएगा तो ऊपर केवल साइन बचेगा। तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगा दीजिएगा कि साइन ए हमारा आंसर मिल जाएगा। समझ में आ गया ना अच्छे तरीके से। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों मैं आपको बहुत अच्छे सारा चीज़ बताऊंगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। हम आपको फ्री में लाइव पढ़ाएंगे, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो अभी दोस्तों हमने आपको बताया कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है, तो 1 होता है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि बराबर में क्या होता है दोस्तों, तो इक्वल टू में 1 होता है ना। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर निकालना है। तो आप अभी केवल इधर से कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालिए, बराबर में 1 है तो 1 रहने दीजिए। अब माइनस में कॉट स्क्वायर है, जब इसको बराबर को उधर ले जाओगे तो प्लस में आपका इधर आएगा, तो प्लस में आपका कॉट स्क्वायर हो जाएगा, माइनस से प्लस में बदल जाएगा ना। तो हम कह सकते हैं कि आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ओके, ये भी समझ में आपको आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन तो एकदम गर्दा मचा है एग्जाम में पूछ कर। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान है। तो देखिए एक और फार्मूला होता है, जैसे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, वैसे ही सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है कि नहीं होता है। तो अगर यहाँ से आप सेक स्क्वायर थीटा बाहर निकालते हैं तो बराबर में 1 है और ये माइनस में टेन स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस में टेन स्क्वायर हो जाएगा। मतलब कि 1 प्लस टेन स्क्वायर पूछेगा तो हम लोग कह देंगे सेक स्क्वायर, या फिर सेक स्क्वायर पूछेगा तो कह देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो अभी फिलहाल क्या होगा, सेक स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आया होगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना, ठीक है ना। मैं आपको कोशिश करूंगा सब्जेक्टिव भी ऐसे ही समझाऊं। देखिए आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, ये 2023 के द्वितीय में पूछा है। tan 30 डिग्री, तो tan 30 का मान होता है 1/√3, ठीक है, गुणा साइन 30 डिग्री, साइन 30 का मान होता है 1/2 गुणा सेक 60 डिग्री। देखिए दोस्तों कॉस 60 का ना जो मान होता है वो 1/2 होता है। तो सेक 60 का मान क्या होगा, तो उसका उल्टा हो जाएगा केवल 2, 2 एकम 2 कट जाएगा, ऊपर में बचा 1 गुणे 1 तो 1 ही हो जाएगा, नीचे में √3 बचा है, यानी कि 1/√3। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ओके चलिए अब हम आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बहुत ईजी है, आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा फार्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और माइनस में ऑलरेडी दोस्तों कॉस थीटा दिया है, तो कॉस थीटा में से कॉस थीटा जाएगा तो 0 बच जाएगा, जो कि सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 3 थीटा बराबर 90 डिग्री। तो अगर हम यहाँ से थीटा का मान निकालें तो 90 ऊपर, 90 डिग्री ऊपर और 3 नीचे, तो 3 से 90 कट जाएगा को बार में, 30 डिग्री बार में। तो आपका थीटा का कितना मान मिल जाएगा, 30 डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। मान निकालना है कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा के जगह पर 30 डिग्री मान मिला है तो 30 रख दीजिए। और कॉस 30 का मान क्या होता है,
cos 30 का मान होता है √3/2। अब √3/2 ऑप्शन नंबर बी में दिया है और ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अभी तक सातों का सातों क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं। ये देखो एग्जाम में का गर्दा मचा है, क बार पूछा है जी, एक ही वो क्वेश्चन को बहुत पूछता है मेरे दोस्त, इसलिए मैंने आपको ना केवल VBI क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखिए cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। ओके चलिए अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। cos 60 डिग्री प्लस में 1, तो cos 60 का मान होता है 1/2, ठीक है, प्लस 1। फिर बाटा में cos 60 का मान होता है 1/2 माइनस 1। ऊपर दोस्तों बाटा का जोड़ बनाइए, 1/2 में 1 जोड़िएगा ना तो 3/2 मिलेगा, जोड़ कर देख लीजिए। नीचे 1/2 में से -1 घटाइएगा तो माइनस में 1/2 मिलेगा, आप करके देख लीजिए, ठीक है। अब 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर में 3 नीचे में -1, और 3 में -1 से भाग दीजिएगा तो -3 मिल जाएगा, जो कि डी नंबर में दिया है और यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, अगर आप 2025 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से नहीं हुई है और आप चाहते हैं कि किसी न किसी तरह हमको फर्स्ट डिवीज़न 350, 380, 400, 450 नंबर लाना है, ये मुमकिन बिल्कुल है। हम जो क्वेश्चन देंगे बस उसे याद कर लेना। मेरे पास कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में एकदम 100 में 100% लड़ जाएंगे। तो दोस्तों अगर उसका PDF आपको चाहिए तो मैं दे दूंगा, उसका PDF मैं आपके पर्सनल नंबर पर सेंड कर दूंगा, व्हाट्सएप पर PDF है, व्हाट्सएप पर भेजूंगा, उसे ओपन करके आप मोबाइल से ही पढ़ सकते हो। पैसा होगा तो जीरोक्स भी करा लेना, अच्छी बात है, ठीक है ना। लेकिन अगर पर्सनल मोबाइल है तो उसे PDF ओपन करके भी पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो जिसको भी लेना है दोस्तों मात्र उसका चार्ज है 199 रुपया। ऑलरेडी दोस्तों मैं पिछले 3-4 सालों से पढ़ा रहा हूँ, जो भी देता हूँ वो भी एग्जाम में लड़ जाता है, मतलब कि लड़का खुश होकर ही आता है एग्जाम से बाहर। इस सर जी से हमने जो नोट्स लिया था उससे बहुत हेल्प मिला है। तो जिसको भी लेना है 199 रुपये में सारा विषय का मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जिसको भी लेना है ये मेरा नंबर नोट कर लो, इसी नंबर से मेरा पे फ़ोन चलता है, इसी नंबर से मेरा व्हाट्सअप चलता है। या तो आप फ़ोन करके बात कर लो कि सर जी हमको PDF नोट्स लेना है, किस नंबर पर पेमेंट करा है, हम बता देंगे, पेमेंट कर दीजिएगा। और किसी से भी करा दीजिएगा वो भी चल जाएगा। अगर आपके पास पे फ़ोन की सुविधा नहीं है तो किसी और से भी करा सकते हो, बट हमें बता देना या फिर स्क्रीनशॉट दिखा देना पेमेंट करके, ठीक है। 9693779407 इस नंबर को नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना। तो बहुत काम आएंगे एग्ज़ाम में, अभी नहीं तो एग्ज़ाम में तो बहुत काम आएंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन एकदम गर्दा मचा दिया है कि tan 30 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan cot 60 डिग्री इंटू cosec 30 डिग्री। देखिए इसका आंसर क्या होगा। tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, ओके। sin 30 का मान क्या होता है 1/2, ओके। cot 60 का मान, देखिए cot 60 का भी मान होता है 1/√3, याद है कि नहीं, अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए। और cosec 30 का मान दोस्तों, cosec 30 का मान होता है केवल और केवल 2, क्या होता है, केवल और केवल 2 होता है, यानी कि 2 से 2 कट जाएगा। अब ऊपर बचेगा 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1, यानी कि 1 1 में गुणा करिए 1 बचेगा। नीचे √3 में √3 से गुणा करिएगा केवल 3 बचेगा। अब 1/3 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर आपको डी नंबर में मिल जाएंगे 1/3, और यही तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल एकदम यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त के केंद्र से 8 मीटर लंबी जीवा की लंबवत दूरी 3 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या, मतलब कह रहा है कि ये हमारा एक वृत्त है, थोड़ा सा मैं बड़ा बना देता हूँ। कह रहा है कि एक वृत्त है और इस वृत्त का जो जीवा है वो 8 सेमी लंबा है, और यहाँ पर जो लंबवत है ना, लंबवत दूरी वो 3 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये ऐसा लंब हो जाएगा। तो कह रहा है त्रिज्या का मान, तो जब दोस्तों ये पूरा आपका 8 सेंटीमीटर है तो इसका त्रिज्या आधा होगा, और आधा कितना हो जाएगा, त्रिज्या ना पूछ रहे हैं तो इसका आधा कर दीजिए 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। 4 सेंटीमीटर आप आधा कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। ओके चलिए अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित ए बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। कहने का मतलब है कि ये हमारे पास वृत्त है, ओके, और कह रहा है ना कि वृत्त के केंद्र ओ है और केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु ए है, और यहाँ से जो स्पर्श रेखा है वृत्त पर उसकी जो लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर है। तो ये जो त्रिज्या बनेगा यही निकालना है। तो यहाँ पर 90 डिग्री बन जाएगा। अभी ये आपका एच का काम करेगा, ये पी का काम करेगा, ये बी का काम करेगा।
और आपको b का मान निकालना है तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कर दीजिए। 5 के स्क्वायर में से 4 के स्क्वायर रूट में करके घटा दीजिए तो हमको लगता है कि 3 मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर मिल जाएगा। और इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम आएगा पक्का। क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुनी कर दिया जाए तो पुराने और नए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। वृत्त की एक त्रिज्या है तो वृत्त की त्रिज्या आर होता है, आर को के गुनी का मतलब होता है के आर, और के गुनी का मतलब क्या होता है के आर। इसे याद रखना, ठीक है ना, क्योंकि के गुनी किया गया। अगर 2 गुनी होता तो 2r हो जाता, 3 गुनी होता तो 3r हो जाता, 4 गुना होता तो 4r हो जाता। इसे आपको अच्छे से नोट कर लेना है। ओके, अब आपको कह रहा है कि पुराने और नए, मतलब कि इस बार कह रहा है क्षेत्रफल और पुराने और नए, तो 2 को क्षेत्रफल लेना है। अनुपात पूछा है तो बाटा में होगा। तो ये बताइए पुराना वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए नया पुराना में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों का वृत्त का क्षेत्रफल सेम होगा। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, पुराना वाला वही होगा और आपका नया वाला भी वही होगा। लेकिन बात ये है ना कि पुराना वाला जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा वो पाई आर स्क्वायर होगा, और जो नया वाला वृत्त का क्षेत्रफल होगा उसमें आर का मान के आर रखना पड़ेगा, क्योंकि नए वाले वृत्त में ना त्रिज्या को के गुनी कर दिया गया है। तो इसका मतलब कि ये जो आपका आर स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर हम इस आर स्क्वायर को नहीं लिखेंगे, इसके जगह पर क्या लिखेंगे, तो इसके जगह पर दोस्तों हम लिखेंगे के आर के स्क्वायर, इसको याद रखना, ठीक है। तो पाई से पाई कट जाएगा, ऊपर में आर स्क्वायर, नीचे में बचेगा के स्क्वायर और आर के स्क्वायर। तो आर स्क्वायर एक बार में कट जाएगा, ऊपर में 1 नीचे में के स्क्वायर। तो आंसर मिलेगा 1 के स्क्वायर। सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिएगा। और एकदम ऐसे ही दोस्तों एक और क्वेश्चन है, लेकिन इस बार कहा रहा है कि परिधि का अनुपात। तो परिधि का अनुपात तो सबसे पहले ऐसे ले लेंगे। इस बार कहा रहा है कि वृत्त की त्रिज्या आधी कर दिया गया है, मतलब कि त्रिज्या है ना वो आधा कर दिया गया है, तो r/2 हो जाएगा। आधा मतलब कि r/2। अब कह रहा है कि पुराने, तो वृत्त का पुराना परिधि क्या होगा, 2πr होगा, क्योंकि ये पुराना है तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन जो नया वृत्त के परिधि है 2πr होगा, बट r के जगह पर r/2 होगा। क्यों, क्योंकि आधा, क्योंकि ये त्रिज्या आधा हो गया है। 2π से 2π कैंसिल, ऊपर में r नीचे में r/2, तो r से r कैंसिल, 2 जाकर ऊपर गुना हो जाएगा तो 2/1 मिलेगा। बहुत लड़के गलती कर देते हैं, 1/2 ही आंसर टिक लगाते हैं और 1:2 पर टिक लगाकर चले जाते हैं, तो आंसर गलती मिल जाता है। 2/1 मिलेगा जो कि 2:1 के रूप में आएगा, क्योंकि 2 ये जाकर ऊपर में गुना होता है, ये एक बार में कटा है, ये भी एक बार में, तो 2 जाकर ऊपर 1 में गुना होगा। तो ये आपको अच्छे से ख्याल रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है दोस्तों, ये देखिए आपका अगला क्वेश्चन आता है 15 नंबर। 15 नंबर दोस्तों आपका क्वेश्चन है कि 2 बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2 और 3 का अनुपात में है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात इतना है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। मतलब कि दोस्तों 2 को बेलन है जिसकी त्रिज्या इतना है, यानी कि r1 और बाई r2, ये त्रिज्या हो गया तो 2/3। फिर ऊंचाई h1 बाई h2, तो ये हमारा हो गया 5/3। तो कह रहा है कि उनके आयतनों का अनुपात, तो बेलन का आयतन होता है दोस्तों पाई r² h, तो r1 हो जाएगा h1 हो जाएगा। फिर बाटा में पाई r² h, तो r2 हो जाएगा और h2 हो जाएगा, तो पाई से पाई कट जाएगा। अब देखो r1 का मान कितना है, तो r1 का मान 2 है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, गुणे h1 का मान कितना है 5 है, तो 5 हो जाएगा बाटा में। फिर नीचे r2, तो r2 का मान देखिए क्या है, यहाँ पर 3 है, r2 का मान, तो 3 के स्क्वायर 9 गुणे h2 का मान कितना है, इधर आपका 3 है, तो 3 हो जाएगा। तो 4×5 = 20 और बाटा में 9×3 = 27, तो 20:27 ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है दोस्तों, ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल ABC है, तो घनाभ का आयतन क्या होगा। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि तीनों को आपस में गुणा कर देंगे, ABC हमारा घनाभ का क्षेत्रफल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा है, इसको ध्यान से समझना। 2 घनों के आयतन का अनुपात इतना है, तो उसके संपूर्ण क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। दोस्तों यहाँ पर 3 को आपको चीज़ याद रखना है, एक आयतन होता है दोस्तों, एक आपका क्षेत्रफल होता है, और एक होता है दोस्तों आपका त्रिज्या होता है। तो ऑलरेडी दोस्तों अगर मानते हैं आपके पास त्रिज्या, मानते हैं आपके पास त्रिज्या है 1:4, तो क्षेत्रफल पूछा जाए तो क्या करेंगे,
तो आप क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो 1 का स्क्वायर 1 कर देंगे और 4 का स्क्वायर 16 कर देंगे। तो 1:4 त्रिज्या था, जब क्षेत्रफल पूछा गया तो 1:16 हो जाएगा। लेकिन अगर आयतन पूछेगा तो क्या करेंगे, तो 1 का पावर 3 करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, 4 के पावर 3 करेंगे तो 64 मिल जाएगा। अब देखो आयतन ऊपर वाला दिया है ना, ऊपर वाला आयतन दिया है, अब आपको क्षेत्रफल चाहिए तो क्षेत्रफल कितना मिलेगा 1:16 और त्रिज्या कितना मिलेगा 1:4। तो क्षेत्रफल पूछा है 1:16, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो जुड़वा देखो कि कैसे बनाना है क्वेश्चन को, ठीक है ना। अगर आपको ऐसे ही क्लास करना है फ्री में लाइव क्लास तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है फ्री वाला, उसे ग्रुप ज्वाइन करो ताकि मैं आपको अच्छे से बता सकूँ। ये देखो कितना इजी क्वेश्चन है। दो वृत्तीय बेलन जिसका आयतन समान है, मतलब कि आयतन समान है, मतलब कि 2 बेलन है जिसका आयतन समान है। तो मानते हैं दोस्तों कि पाई बेलन का आयतन होता है पाई r²h, तो पाई r² बराबर में पाई r²h। 2 बेलन है तो इसको h1 मान लो, इसको h2 मान लो, इसको नहीं r1 h1 और r2 h2 मान लो, ठीक है। तो ये दोनों समान है और ऊंचाई का अनुपात 1/2 है, यानी कि पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। और r1 का स्क्वायर और h1 का मान यहाँ पर 1 हो जाएगा बराबर में r2 का स्क्वायर और गुणा h2 का मान 2 हो जाएगा। तो अगर हम r1 का स्क्वायर बटे में देखो कि हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं r1 का स्क्वायर बटे में r2 का स्क्वायर करते हैं तो बराबर में क्या मिलेगा 2/1 मिलेगा। फिर तिरछा तिरछी गुणा करिएगा तो फिर आपका उतना मिल जाएगा। अब यहाँ पर से और यहाँ पर से स्क्वायर हटाइएगा तो ये दोनों रूट में चला जाएगा, तो ऊपर वाला रूट 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, नहीं नीचे वाला रूट 1 का वर्गमूल निकल जाएगा। तो ये मिल जाएगा आपका √2:1, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी नंबर में दिया गया है। 1/√2 पर मत टिक लगा देना, नहीं तो गलती हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये देखो 2 गोले का आयतन का अनुपात इतना है तो इसके प्रति क्षेत्रफल का आयतन क्या होगा। तो इसमें भी दोस्तों आपको 3 गो टर्म होगा, एक आयतन होगा और दूसरा आपका क्षेत्रफल होगा और उसके बाद से क्या होगा आपका त्रिज्या होगा कि नहीं। तो आयतन दिया है 125:27, ठीक है, आयतन इतना दिया है। अगर आपको क्षेत्रफल कहेगा निकालने के लिए तो आप क्या करेंगे 25 और क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, और इसका भी अगर त्रिज्या कहेगा तो 5 और 3 हो जाएगा, क्योंकि 5 3 का जब स्क्वायर करिएगा तो 25 9 मिलेगा जो कि क्षेत्रफल होगा, और 5 3 का पावर 3 करिएगा तो 125:27 मिलेगा जो कि आयतन का काम करेगा। तो क्षेत्रफल 25:9 होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों 20 नंबर, 6 8 9 x तथा 13 का माध्य 10 है तो x का मान निकालिए। देखिए माध्य बराबर होता है टोटल संख्याओं का योग बटे टोटल संख्या। तो माध्य 10 दिया है बराबर में टोटल संख्या का योग, यानी कि 6 गो प्लस 9 गो 6 8 प्लस 9 प्लस x प्लस 13, इन सबको जोड़ दीजिए। जो गो संख्या तो गो से भाग दे दीजिए, 5 गो संख्या है तो 5 से भाग दे देंगे। 10 5 50 बराबर में 8 6 14, 14 9 कितना होता है 14 9 23, 23 में 13 जोड़ेंगे 36 मिलेगा, यानी कि 36 प्लस x हो जाएगा। और 50 में से 36 घटेगा 14 बचेगा जो कि x का मान 14 हो जाएगा, सी नंबर। अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि 5 के प्रथम 7 गुणजों का माध्य। तो 5 के प्रथम 7 गुणज, एक 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 7 को गुणज 1 2 3 4 5 6 7, अब इसी का माध्य निकालना है। तो माध्य सबको जोड़ देते हैं और 7 से भाग दे देते हैं, सबको जोड़िए। 10 5 15, 15 दूना का 30, 30 20 कितना होता है 50, और 50 में 230 जोड़ेंगे 80 होता है, ठीक है। और 80 में दोस्तों 25 जोड़ेंगे 105 होगा। 105 में दोस्तों हम अगर 35 जोड़ते हैं तो 140 मिल जाएगा, और 140 को अगर हम 7 से भाग देते हैं तो 7 दूने के 14, 20 बार में कट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों है कि 22 नंबर कि x प्लस 3 x प्लस 5 x प्लस 7 एवं x प्लस 10 का माध्य 9 है तो x का मान निकलें। तो माध्य 9 है, सबको जोड़ना है, x x x x x, 5 गो x है तो 5 गो x हो जाएगा, ठीक है ना। और प्लस 3 और 5 8 8 7 15, 15 10 आपका 25 हो जाएगा। और बाटा में पता है क्या होगा, कौ गो है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो तो 5 हो जाएगा। अब गुणा करिए, 9 5 45,
और बराबर में क्या होगा 5x प्लस में 25 हो जाएगा। तो 45 में से 25 घटेगा कितना मिलेगा, तो अपन को मिलेगा 20, यानी कि 20 बराबर में आपका 5x। तो 5 चौके 20 4 बार में कट गया, x का मान मिल गया 4। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि इतना इतना का बहुलक कैसे निकालना है। दोस्तों बहुलक पता है कैसे निकालते हैं, इसमें जो अंक सबसे ज़्यादा बार दिया होगा वही बहुलक होगा। तो यहाँ पर देखिए ना 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, मतलब कि 3 सबसे ज़्यादा बार है, 3 ही आंसर हो जाएगा बहुलक का मान। अगला फिर से क्वेश्चन पूछा है कि बहुलक क्या होगा, तो इस बार 7 सबसे ज़्यादा बार इसमें दिख रहा है, तो 7 ही आपका आंसर हो जाएगा। बहुलक निकालने का बहुत आसान तरीका होता है, और जबकि ये बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछता है, जो सबसे ज़्यादा बार अंक दिया रहता है ना वही बहुलक हमारा होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन फिर से बहुलक पूछा है, इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन है, 2 है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 2 3 बार है, तो 2 ही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक, प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक इस बार निकालना है। और माध्यक पता है कैसे निकालते हैं, अभी बताते हैं। सबसे पहले प्रथम 6 को अभाज्य संख्या निकालिए। अभाज्य संख्या 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है। ये हमने निकाल लिया। ओके, और निकालने के बाद दोस्तों इसका बीच वाला मान देखा जाता है। तो बीच में देखा जाए तो 5 भी है और 7 भी है, क्योंकि 2 को इधर से 2 को इधर से बराबर बराबर हिस्सा काट लिया, और बीच में बचा आपका 5 7। अगर बीच में एक वो अकेला अंक बचता ना तो वही आंसर हो जाता है। अगर 5 बचता तो 5 आंसर हो जाता, 7 बचता तो 7 हो जाता है। लेकिन कंडीशन ये है कि 2 को अंक बचा है। जब 2 को अंक बचता है ना तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं। तो 5 प्लस 7 को जोड़िए, 2 से भाग दे दीजिए, 12/2 कट कर मिल जाएगा 6, और आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर 6 हो जाएगा। ठीक है ना ही 5 ना ही 7, आंसर होगा 6। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसका माध्यक निकालना है। तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम में सजाना पड़ेगा। जैसे कि सबसे छोटा 6 है, 6 से बड़ा 8 है, नहीं 6 से बड़ा 7 है, 7 से बड़ा 8 है, और 8 से बड़ा क्या है, 8 से बड़ा आपका 12 है, 12 से बड़ा 13 है, 13 से बड़ा 14 है, 14 से बड़ा 15 है। तो सबसे पहले माध्यक निकालने के लिए बढ़ते क्रम में सजा देंगे। सजाने के बाद ना अब बीच वाला मान को खोजेंगे। बीच वाला मान कौन सा है, 3 को इधर से काट लेंगे, 3 को इधर से काट लेंगे। बीच में मान अकेला मिला है 12, तो 12 आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस बार अकेला 12 ही मिला है, तो 12 ही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि अच्छी तरीके से फेंटे गए 52 ताश की गड्डी में से एक पत्ता यदृक्ष एक पत्ता निकाला, मतलब कि खींचा गया है। इसके काले रंग का बादशाह होने की प्रायिकता। दोस्तों एक ताश की गड्डी में 4 को बादशाह होता है, 2 काले रंग का, 2 लाल रंग का। तो काले रंग का बादशाह होने की प्रायिकता, तो टोटल पत्ता 52 को होता है, और काले रंग का बादशाह 2 होता है। तो कटा दीजिए, 2 कम 2 और 13 कितना होगा, 26 दूने के 52, यानी कि आंसर मिलेगा 1/26। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना किसी प्रायिकता का मान नहीं हो सकती है। तो देखिए 2.5 1 से ज़्यादा प्रायिकता का मान नहीं होता है, तो 2.5 1 से ज़्यादा है ना, तो ये प्रायिकता का मान नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, असंभव घटना की प्रायिकता का मान होती है। दोस्तों असंभव घटना की प्रायिकता का मान क्या होती है, 0 होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और इसके बाद से अगला क्वेश्चन है, किसी घटना ई के लिए घटित होने की प्रायिकता पी ई है, तो निम्नलिखित में कौन सही होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि प्रायिकता का मान कहता है ना, या तो 0 होगा, नहीं तो 0 से बड़ा, और उधर 1 होगा, नहीं तो 1 से छोटा, यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में कौन सी घटना एक प्रायिकता की मान नहीं हो सकती है। तो देखिए इसको, देखिए डी नंबर को, इसको भाग दीजिएगा ना तो 1.5 मिलेगा, और प्रायिकता का मान 1 से ज़्यादा नहीं होता है, तो 1.5 तो 1 से ज़्यादा है ना, तो ये हमारा डी नंबर वाला प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्रायिकता का न्यूनतम मान। तो प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होता है, इसे याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है, यदि ई कोई घटना हो तो पी प्लस पी डैश का मान। तो पी का मान होता है 1, पी डैश का मान होता है 0, इन दोनों को जोड़िएगा तो 1 मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, 2 पासों को एक साथ उछाला गया है। 2 पास हैं, दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता। सबसे पहले 2 पासे को एक साथ फेंकोगे तो टोटल परिणाम आपका 36 मिलेगा, और दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता आपका मिलेगा 6। तो 6/36 कट जाएगा दोस्तों 1/6 बार में। आंसर ठीक लगा दो सी नंबर पर। अब अगला आपका क्वेश्चन है दोस्तों कि निश्चित घटना की प्रायिकता का मान होता है। दोस्तों निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है,
ऑप्शन नंबर आपका 36 का ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, ये सारा का सारा क्वेश्चन एकदम वायरल है, एग्जाम में आने वाले। बस आप लोग इस क्वेश्चन को अगर अच्छे से याद कर लेते हैं ना तो एग्जाम में ना पूरा धुआं धुआं कर देंगे एग्जाम में। ठीक है ना, तो बहुत अच्छे तरीके से आप सभी इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। ठीक है।